हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। इस वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10 मैथ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग तिमाही पेपर या छमाही पेपर या सालाना यानी कि बोर्ड एग्जाम 2026 को देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 26 दिया गया उसको लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। जो 91 दिया गया उसको लिखेंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। और इधर साइड में हम 26 का और 91 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और एक बार अलग से 91 का करेंगे। देखिए 26 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 13 बार में। अब 13 से कर देंगे तो ये जाएगा आपका एक बार में। ये देखिए ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से एक बार में, 7 से कटेगा 13 बार में। और फिर क्या करेंगे हम 13 से एक बार में। ठीक है। और फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा आपका 2 गुणे 13 26 का, और यहाँ पे 91 का क्या जाएगा आपका 7 गुणे आपका 13। अब पहला नंबर हमको निकालना है क्या, एचसीएफ। लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ का हिंदी क्या होता है, मौसप। क्या होता है, मौसप। तो मौसप निकालना है। तो देखिए जब भी हम लोग मौसप निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो देखते हैं इसमें कौन कौन कॉमन है। तो कॉमन केवल 13 है, तो बस एक बार 13 को लिख देंगे, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका मौसप कितना हो गया, 13 हो गया। 26 और 91 का आपका मौसप 13 हो गया। अब देखिएगा हमको निकालना है लॉसो, यानी कि एल सी एम, यानी कि लॉ सौ प, हिंदी में लॉस ऑफ। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे जो कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन है। जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, तो 13 कॉमन है उसको लिख लेंगे। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। 2 कॉमन नहीं है इसको भी लिख लेंगे, और 7 कॉमन नहीं है इसको भी लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे, देखिए 13 दूना 26, और 26 में हम 7 से करेंगे, तो 26 गुणे आपका 7। तो करते हैं, देखिए 7 छक्के 42 के 2, हासिल का 4, और यहाँ पे 7 दूना 14, अचार आपका 18, यानी कि 182। और क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 26 और 91 का आपका एचसीएफ 13 आएगा, और एलसीएम आपका 182 आएगा। ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। लिखा गया है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। यानी कि यह आपका इन दोनों का मौसा इस रूप में दिया गया है, और इसमें m है, तो m का मान निकालना है। तो सबसे पहले 65 और 117 का हम लोग मौसा निकालेंगे। लिखेंगे हल, और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, 65 बराबर और 117 बराबर। अगर हम 65 का अभाज्य गुणनखंड निकाले इधर, तो चलिएगा देखिए 65 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 13 बन जाएगा 13 बार में, और फिर 13 से काटेंगे तो एक बार में। देखिए 13 पचे 65, यानी कि 5 और गुणे आपका 13 हो जाएगा। और 117 का निकालेंगे, देखिएगा 117 का, तो ये आपका किससे कटेगा, पहले हम 3 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। तो 3 त्रिकी 9, और देखिएगा 3 सत्ते 21, 3 और 24, 3 नवा 27। ठीक है। फिर 3 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 13 से काटेंगे तो आपका एक बार में कटेगा। फिर इसको लिख लेंगे, क्या है, 3 गुणे 3 गुणे आपका 13। अब हमको इन दोनों का मौसा निकालना है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है मौसा या एचसीएफ, बोल दिया है कि एचसीएफ 65 m के बराबर होगा। तो जो इन दोनों का एचसीएफ होगा ना, वह किसके बराबर होगा, यहाँ पे 65 m माइनस 117। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ कितने का, 65 कॉमा 117 का कितना आएगा, करते हैं। जो कॉमन है वही एचसीएफ होता है, तो इसमें 13 केवल कॉमन है, 13, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा।
ठीक है। अब बोला है कि जो इसका एचसीएफ आएगा ना वह इसके बराबर है 65m माइनस 117। तो एचसीएफ के स्थान पे हम 65m माइनस 117 भर सकते हैं। चलिए भर देते हैं। यहाँ क्या जाएगा 65m माइनस 117 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 13। ये प्लस में इसको भेजेंगे तो यहाँ जाएगा, ये माइनस में भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 65m इक्वल टू 13 और प्लस 117। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 65m इक्वल टू 117 और 13 आपका हो जाएगा 130। कितना होगा 130। यहां से हम m इक्वल टू m का मान निकालेंगे तो कितना आएगा m का मान यहाँ पे 130 और बट्टे में आपका यहाँ पे 65। ये कट जाएगा 65 दूना 130 यानी कि आपका यहाँ से m का मान कितना आएगा तो m इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये m का मान कितना आ गया 2 और इसी को हम लोग आंसर बोल देंगे। और वही पूछा है कि m का मान कितना होगा तो m का मान 2 आएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पहला और दूसरा हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा नंबर देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन तीसरा दिया गया है। यहां लिखा है कि यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर aq मतलब a का q और b, जबकि a और b अभाज्य संख्याएं हैं। तो बोल दिया कि a और b क्या है अभाज्य संख्या है। तब एलसीएम p और q ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम p और q का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा, यहां बोल दिया कि a और b अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती है, एक और स्वयं से कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। और देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ऐसा कई बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। तो आपका देखिएगा p बराबर दिया है, p बराबर ए बी का स्क्वायर दिया है और q बराबर आपका दिया है कितना a क्यूब b। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम a गुणे b गुणे b कर सकते हैं और इसको a गुणे a और गुणे b कर सकते हैं, क्योंकि एक का क्यूब है तो 3 बार लिख दिए हैं, यहाँ पे a अकेले है तो 1 बार और b स्क्वायर तो 2 बार लिख दिए हैं। अब बोला है कि इसका एलसीएम p और q का एलसीएम निकालेंगे। तो बहुत आसान है, एलसीएम इसका p और q का एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है पहले उसको लिखते हैं। तो कॉमन देखिएगा यहाँ a है यहाँ a है तो a लिख लेंगे, गुणा के रूप में b कॉमन है b लिख लेंगे। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो ये कॉमन हो गया था, इसमें ये दोनों कॉमन नहीं था तो यहाँ a इंटू a और इसमें एक b कॉमन नहीं था तो इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ एक a है यहाँ एक a और एक a ना है, एक 3 बार है तो a का क्यूब कर देंगे और गुणे b 2 बार है तो b का स्क्वायर कर देंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब b स्क्वायर और यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा और ये आंसर। अधिकतर बच्चे इसको छोड़ देते हैं लेकिन आप लोग इसको ऐसे ही करेंगे। अगर ऐसे करेंगे ना तो यकीन मानिए आप लोग का 4 में 4 या 2 में 2 जितना भी नंबर कराएगा फुल नंबर मिलेगा। ठीक है ना। अब आ जाइए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। बोल रहा है कि यदि a बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब गुणे 5 का पावर 4 और b बराबर 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर और गुणे 5, तब एचसीएफ ए बी यानी कि ए बी का एचसीएफ यानी कि मॉस ज्ञात कीजिए। सेम यही क्वेश्चन था। तो जैसे देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। मान लीजिए कोई यहाँ पे जो a है ना ये कोई संख्या होगा, उसका गुणनखंड इस रूप में दे दिया गया है तो गुणनखंड पहले ही दे दिया गया है। तो a बराबर क्या दिया गया आपका 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब और गुणे 5 का पावर यानी 4 और b बराबर दिया गया, b बराबर 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5। ठीक है। ये देखिए ये a कोई संख्या होगा b भी कोई संख्या होगा और इन संख्याओं का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पहले ही दे दिया है, हमको अभाज्य गुणनखंड करना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसान है। अब क्या करेंगे देखिएगा, जैसे हमको निकालना है एचसीएफ,
सी एफ ए कॉमा बी का। तो वही बात जो कॉमन है उसको लिखेंगे। अब देखिएगा इसमें घात वाला है ना, तो घात वाला भी और आसान है। देखिए कैसे देखेंगे यहाँ पे कि जो घात वाला है, मान लीजिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, तो यहाँ 2 का घात 3 है और यहाँ पे 2 का घात 2 है। तो इन दोनों में सबसे छोटा जो घात होगा ना उसको लिख लेंगे। तो इन दोनों में सबसे छोटा घात किसका है? इसका है, 2 का घात 2, तो इसको लिख लेंगे। फिर गुणे, देखिए यहाँ 3 का घात 2 है, 3 का घात 3 है, तो यहाँ जो छोटा घात है तो उसको लिख लेंगे। 3 का घात आपका 2 है तो इसको लिख लेंगे। फिर गुणे 5 का घात यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 का घात 1 वाला लिख लेंगे, केवल 5 लिख लेंगे। हो गया। अब गुणा करेंगे, 2 का पावर 2 यानी 2 गुणे 2, फिर आपका 3 का पावर 3 2, तो 3 गुणे 3 अब गुणे 5 हो जाएगा। आप चाहें तो ये भी आंसर कर सकते थे, लेकिन हम लोग गुणा करके आंसर देंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 बच्चे आपका होता है 180। कितना होता है? 180। तो ये आपका 180 और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप लोग को जल्दीबाजी नहीं करना है और थोड़ा भी घबराना नहीं है। ठीक है ना? आराम से आप लोग करके आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि द्विघात बहुपद एफ एक्स। अब देखिए ये बहुपद से क्वेश्चन आ गया कि एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। और लिखा है कि शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग ये जो दिया गया लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है? और जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम इसका शून्यक ज्ञात कर लेंगे। ये आपका द्विघात बहुपद है तो मध्य पद को तोड़ के यानी गुणनखंड करके यहां से हम लोग शून्यक निकालेंगे। उसके बाद से हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कर देंगे। चलिए कर देते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ देखिए मध्य पद ये है, सबसे पहले इन दोनों को गुणा करना होता है। तो 3 चौको 12, मन में सोच लीजिए या अलग लिख लीजिए, याद कर लीजिए 12, तो 12 हो गया। और ये यहाँ पे 1 है, x का गुणांक 1 है, तो इस 1 को ऐसे दो भागों में तोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए कि अगर उन दोनों को जोड़े या घटाएं तो 1 माइनस का 1 आना चाहिए और वे दो पद आपस में गुणा कर दें, उन दोनों को आपस में गुणा कर दें तो आपका 12 आना चाहिए। तो देखिए यही संख्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 में से घटेगा 3 तो आपका 1 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस का 4। देखिएगा इसको हम ऐसे लिख दिए हैं कि 4x माइनस में और प्लस में 3x, इसमें से ये घटेगा तो x आएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। बस अब यही काम करना है आपको। क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को कॉमन ढूंढना है। यहाँ x कॉमन है, ये दोनों पदों में देखिएगा, फिर ये दोनों पदों में देखिएगा, तो यहाँ से x कॉमन है। तो अगर हम x को कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा और एगो x बाहर निकालें तो एगो x बच जाएगा। फिर माइनस, यहाँ देखिए x बाहर निकल चुका है तो 4 ये हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं है, 3x है यहाँ पे, यहाँ 4x तो 1 कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन है। यहाँ देखिएगा 3x माइनस का 4। अब देखिए अगले पद में यानी कि अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और यहाँ भी 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। दोनों ब्रैकेट सेम है एंड दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको एक ब्रैकेट लिख लेंगे 3x माइनस 4। और जो अब बच गया यहाँ x, तो इसको अगले ब्रैकेट में, अब प्लस यहाँ 1 तो यहाँ 1 लिख देंगे और बराबर में कर देंगे। अब 0, क्यों, हमको शून्य का निकालना है। अब एक बार इसको लेकर के 0 करेंगे और एक बार इसको लेकर के 0 के बराबर करेंगे तो हमारा शून्यक निकल जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो क्या होगा देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से 3x इसको भेजेंगे तो माइनस में जाएगा तो प्लस में, ये बाबा जी प्लस में हो जाएंगे। तो x बराबर, ये बाबा जी ऊपर आएंगे और नीचे आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 4/3। इस x को पहले मूल को हम मान लेंगे अल्फा,
का मान लेंगे अल्फा, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा आपका 4/3, 4/3 पहला आपका मूल आ गया। और वैसे ही यहाँ पे x प्लस, एक बार और करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो इस बाबा को भेजेंगे उधर, तो प्लस में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बाबा, माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस का 1, तो x बराबर यहां से आ गया -1, तो इसको मान लेंगे बीटा। तो दो शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा, ये हो जाएगा -1, तो दोनों शून्यक निकल चुका है। अब हम लोग क्या करना है, हमको अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करना है, यानी सत्यापन करना है। देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले ये आपका द्विघात बहुपद दिया गया है। जब ये आपका द्विघात बहुपद है तो इसकी तुलना हम द्विघात बहुपद के व्यापक पद से करेंगे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक पद आपका क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे x² का गुणांक a है और x का गुणांक b है और c क्या है, अचर पद। तो इसमें हम a b c का मान निकालेंगे। तो a बराबर क्या आएगा, देखिए a बराबर x² का गुणांक 3 आएगा, 3 लिख देंगे, कॉमा b बराबर क्या आएगा, देखिएगा x का गुणांक, तो x का गुणांक कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, माइनस का 1, तो माइनस का 1, और c अचर पद आपका क्या है, -4 है, तो -4। अब देखिए हमको a और b और c का मान निकल चुका है। अब हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा का मान यहाँ 4/3 है, तो 4/3 भर देंगे। अब प्लस बीटा का मान -1 है, तो -1 भर देंगे, इक्वल टू -b, माइनस क्वेश्चन में ए सूत्र में है और -1 बी का मान है, तो भर देंगे, और ए का मान आपका 3 है, तो 3 भर देंगे। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आता है इसका मतलब सत्यापन हो गया। चलिए करते हैं, ये 4/3 प्लस माइनस आपका हो जाए क्या, -1/1 मान लेंगे, और बराबर ये माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ 4 हो जाएगा और माइनस ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/3। और देखिए ये 4 में से जाएगा 3, तो 1/3 और बराबर में आपका 1/3, यानी शून्यकों का हम जब योगफल निकाले हैं तो ये दोनों क्या आया, आपस में बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शून्यकों का योगफल तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, बराबर, यानी सत्यापन हो गया। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, क्या, शून्यकों का गुणनफल। चलिए जगह नहीं है तो यहाँ देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4/3 और गुणे बीटा का मान -1 बराबर c का मान -4 दिया गया है, -4, और a का मान आपका 3। अब इसको हल करेंगे तो 1 से गुणा होगा, तो -4/3 बराबर -4/3। तो यहां से भी आपका क्या आ गया, बराबर आ गया। देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा का मान भी बराबर आ गया यहाँ पे, यानी कि शून्यकों का योगफल भी बराबर हो गया गुणांकों के बीच में, और यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल और उसके गुणांकों के बीच में क्या हो गया, बराबर आ गया दोनों। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अब नीचे यहाँ पे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन हुआ, ठीक है, इतना लिख देंगे। आपका जितना नंबर का ये प्रश्न रहेगा उतना नंबर बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि ये 4 नंबर में या 6 नंबर में आता है। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन आप एक तैयार करके ही जाइएगा, तब देखिएगा पेपर में कि आपका भाई का वादा रहा कि नहीं रहा, कि ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं। तो बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन एक तैयार करके जाएगा। हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कहीं अंक चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6वां। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है, और देखिए ऐसा भी प्रश्न में क्वेश्चन आते हैं, पेपर में ऐसा आता है। देखिए यहां दिया गया है कि 6वां, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों
का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। देखिएगा कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा आप लोगों को। क्या लिखेंगे? यहाँ दिया है कि एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है और उसके शून्यकों का योग, यानी कि हमको दिया है। लिखेंगे क्या? दिया है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। क्या दिया है? -3। और बोला है गुणनफल 2 दिया है, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 2 दिया है। ये दो ठो हमको दिया गया है। और क्या पूछा है? एक द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। वह सूत्र क्या है? देखिएगा यहाँ पे वह सूत्र होता है, लिखेंगे यहाँ पे कि द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है आपका। इसी में मान भर देंगे। चलिए मान भर देते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3, तो -3 और यहाँ पे एक्स है गुणा में और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2, यहाँ 2 देंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे बराबर एक्स स्क्वायर होगा माइनस माइनस आपका प्लस ये 3x और प्लस का ये 2 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। यही आपका क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। और क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही आप लोगों के पेपर में प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को जल्दीबाजी नहीं करना है, अच्छा नंबर लेके आना है और ऐसे ही करके आना है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। ये दिया गया कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 यानी कि आज हम लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं जो कि पेपर में आता ही आता है। तो ये 7वां है, देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। और क्या दिया गया है? आपका ये बहुपद दिया गया है, ये बहुपद दिया है। क्या बहुपद है उसको लिख लेंगे। ये दिया गया है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ये आपका बहुपद दिया गया है। और क्या बोला है? यहां लिखा है कि शून्यकों का गुणनफल 4 है। मतलब शून्यकों का गुणनफल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया कितना? 4, ये दिया गया है। और बोला है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? -b/a। तो -b/a इक्वल टू हमारे पास 4 दिया गया है। अब -ba का मान हमें यहां से भर लेंगे। तो यहां से कैसे भरेंगे? ये आपका द्विघात बहुपद है तो यहां से हम तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे? द्विघात बहुपद का व्यापक पद से। तो द्विघात बहुपद का व्यापक पद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ए इक्वल टू क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो ए का मान ही ए हो जाएगा। और बी इक्वल टू क्या होता है? एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक -c हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और c का मान अचर पद तो -6 दिया गया है। अब इसमें मान भर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस और b का मान कितना है? -6, तो माइनस का 6 और बट्टे में a का मान आपका a है, इसी a का मान तो पूछा ही है और बराबर आपका 4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, a का मान निकल जाएगा। माइनस माइनस प्लस 6 बट्टे a इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए इसको बट्टा 1 कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो a इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? देखिए ये आपका यहाँ पे 6 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये 4 से करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे। अब a का मान क्या आ जाएगा आपका? 6/4 और ये कट जाएगा। 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 यानी कि a का मान आपका 3/2 और क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ए का मान आपका 3/2 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखिए यहां बोला है किसी द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यक अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ ये बात बोला है कि ये आपका एक द्विघात बहुपद है और इसका शून्यक अल्फा प्लस बीटा के वर्गों का योग दिया गया है, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर हमको 40 ये दिया गया है। क्या है? दिया है, दिया है ये वाला, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ हल लिखेंगे और कैसे हल करेंगे। हल सबसे पहले इसको लिखेंगे तो एफ एक्स बराबर जो दिया गया है क्या 2x² प्लस 5x और प्लस के का मान, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हमको ए और बी यानी अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए से निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे निकालेंगे, सी बटे ए से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसकी तुलना द्विघात बहुपद के व्यापक पद से कर लेंगे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक पद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर ये तो होता है। अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें क्या है 2 है, बी इक्वल टू आपका एक्स का गुणांक 5 है और सी इक्वल टू आपका तो के है, तो यहाँ पे के करेंगे। इतना हो गया। अब देखिए अब हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे, तो माइनस बी मतलब -5 बटे ए का मान 2 है तो 2 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण 1 मान लेंगे, -5 बटे 2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा सी बटे सी क्या है के, तो यहां लिखेंगे क्या के और बट्टे ए का मान आपका 2 है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। तो अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकल गया। अब ये भी पता हो गया हमको, ये भी पता हो गया, और क्या पूछा है, के का मान पूछा है, तो के यहां दिया गया है। तो क्या करें, देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है और अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40 दिया गया है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका निकालने का तरीका एक ये है कि हम लोग जानते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लें, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी ए बी के स्थान पे अगर हम अल्फा प्लस बीटा रख दें तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसी को रखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे सर्व समीका के प्रयोग से क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। अब मान भर देंगे तो यहां से हमको के का मान निकलेगा। कैसे देखिएगा, यहाँ अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान -5 बटे 2, -5 बटे 2 का वर्ग कर देंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दिया गया 40, तो यहाँ 40 क्वेश्चन में दिया गया भर देंगे। अब प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान के बटे 2, तो के बटे इसको 2 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए 50 25 आपका हो जाएगा और बट्टे में 2 दूना ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू ये 40 और प्लस का आपका के हो जाएगा। 40 को इधर भेजेंगे, प्लस में आएगा तो माइनस में, तो फाइनली आपका के इक्वल टू हो जाएगा 25 बटे 4 माइनस आपका 40।
इसका बट्टा 1 मान लेंगे। जब बट्टा 1 मान लेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ कर देते हैं। तो k इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 25 आएगा और -4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 160 आएगा। तो k इक्वल टू 160 में से घटाएंगे 25 को तो माइनस का 135 अब बट्टे में आपका ये 4 आएगा। तो यही आपका k का मान निकल जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन 6 अंकों में आया था, तो आप लोग इसको ऐसे ही तैयार करेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और k और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिएगा ये आपका अब आ गया दो चरों में रैखिक समीकरण से क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम जो समीकरण दिया गया उसको लिख लेंगे। तो यहाँ दिया गया 2x प्लस 3y और देखिए ये बराबर में है ना, अगर इधर भेजेंगे बराबर के इधर आएंगे तो ये प्लस है महाराज माइनस में हो जाएंगे, तो ये बाबा माइनस में, तो बराबर 0 कर देंगे। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको लिखेंगे 4x प्लस ky और इसको भी लेके आएंगे तो ये बाबा प्लस में है तो ये भी बाबा माइनस में और बराबर हो जाएंगे ये 0। ठीक है। अब देखिएगा इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। यहाँ पे दो समीकरण आ गया है। अब हमको यहाँ बोला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ध्यान रहेगा कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो कौन सा कंडीशन फॉलो करता है, आपका ये फॉलो करता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो वह रेखा समपाती रेखा कहलाते हैं। एक रेखा के ऊपर एक ही रेखा हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि उस रेखा का जो हल होता है वह क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि इनफाइनाइट हल होता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं वहां के। अब देखिएगा तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, पहले वाले समीकरण का तुलना करेंगे हम लोग किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1, यहाँ पे इसको लिख लेंगे हम कुछ c1 यहाँ पे और यहाँ पे हम चलिए k लिख लेते हैं अचर पद के लिए, इससे तुलना करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये तो c1 ही रहता है तो यहाँ पे k न लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, केवल c1 है क्योंकि अचर पद है। तो देखिएगा यहाँ पे a1 क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक 2 है। b1 क्या है, y का गुणांक y का, और c1 क्या है, अचर पद है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि a1 यहाँ लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे कि a1 बराबर आपका 2, b1 बराबर आपका यहाँ पे 3 और c1 बराबर आपका यहाँ पे -5, अचर पद है -5। तो a1 b1 और c1 का मान निकल चुका। अब इसका ये दूसरा जो समीकरण है इसका तुलना करेंगे क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे a2 का मान निकलेगा तो a2 का मान x का गुणांक तो क्या है 4 है, 4 भर देंगे। b2 का मान निकलेगा, b2 का मान क्या है k है तो इक्वल टू k हो जाएगा। और c2 का मान क्या होगा, अचर पद यहाँ -10 है तो -10 भर देंगे। अब यहां से हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकल चुका है। अब ये वाला कंडीशन फॉलो करेंगे क्योंकि बोल दिया कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, इनफाइनाइट हल है, अनंत हल है। तो क्या हो जाएगा a1 बटे आपका a2 बराबर b1 बटे आपका b2 बराबर c1 बटे आपका c2। चलिए इसमें हम लोग अब मान भरेंगे। जब मान भरेंगे तो a1 का मान कितना है जी, तो आपका a1 का मान देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है। a2 का मान क्या है जी 4 है, 4 दिया गया है, बराबर b1 का मान है 3 दिया गया है और b2 का मान है k दिया गया है, बराबर
C1 का मान आपका माइनस का 5 और C2 का मान आपका माइनस का 10। अब तो ऐसा समीकरण बन गया। तो इसको कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है उपाय इसका। क्या करना है? किन्हीं दो पद को उठाएंगे और हल करेंगे, k का मान निकल जाएगा। इन दोनों पद को उठाइए या इन दोनों पद को, चलिए हम इन्हीं दोनों को पद को उठा लेते हैं। तो क्या होगा? 2/4 बराबर 3/k। हमको तो k का ही मान निकालना है, तो यहाँ पे कैंची गुणा कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो k से करेंगे तो 2k बराबर 4 आपका 12। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 ये चल जाएगा, गुणा है तो भाग 2 कट जाएगा, यानी कि 6। तो आपका k इक्वल टू 6 आ जाएगा। और वही k का मान पूछा है कि k के किस मान के लिए ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बोल देंगे कि k बराबर 4, यानी 4 रखने पर ये जो समीकरण का जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक होगा। ठीक है ना? तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहां दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं होंगी, यानी कि वह संख्या क्या क्या होंगी। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, और दो संख्याओं का योगफल बोला है, तो दो संख्या है इसमें, तो पहली संख्या मानना पड़ेगा और दूसरी संख्या भी मानना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे कि माना पहली संख्या माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। मान लेंगे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब देखिए, तो बोला यहाँ प्रथम शर्त लिखेंगे, और प्रथम शर्त में क्या बोला है? प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त में बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, यानी कि इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 8 आएगा। तो प्रथम शर्त में x प्लस y बराबर आपका 8, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना? अब देखिए, अब यहाँ पे बोला है उनका अंतर 2 है, तो ये आपका द्वितीय शर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त क्या होगा कि अंतर, तो x माइनस वाई बराबर आपका 2, इसको इक्वेशन नंबर दूसरा मान लेंगे। ठीक है ना? अब यहां से हमको x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो आप देखिए, क्लास 10 में हम लोग 3 विधि से पढ़ते हैं। पहला नंबर विधि है आपका, यहां लिख देते हैं। चलिए पहला विधि, इसको हल करने का समीकरण का विलोपन विधि कर देते हैं। विलोपन विधि। दूसरा विधि आपका होता है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा नंबर आपको होता है विधि, ये होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है ना? तो ये 3 विधि होते हैं आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने का। देखिएगा, ये आगे पीछे भी दे सकता है, पहले प्रतिस्थापन दे सकता है, बाद में विलोपन, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 3 विधि आपको पढ़ना था। इस तीनों विधि में से किसी एक विधि को लगा करके यहाँ पे हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे आसान हमको लगता है और आपको भी लगेगा विलोपन विधि। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा लाइन देंगे। ठीक है ना? अब देखिए विलोपन विधि क्या होता है। विलोपन विधि होता है कि इसमें दो चर होते हैं, तो किसी एक चर का गुणांक अगर बराबर होगा तभी हम लोग विलोपन विधि लगा पाएंगे। अगर विलोपन विधि लगाना है तो किसी एक चर का गुणांक बराबर करना ही होगा। अगर नहीं है तो हम अपने मन से कैसे भी करेंगे, जबरदस्ती भी कर देंगे। ठीक है ना? लेकिन सही तरीके से करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है। दोनों चर का गुणांक बराबर है, तो किसी एक चार अगर इसको हम जोड़ दें तो देखिए y कट जाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ प्लस। क्या लिख देंगे? प्लस। और नीचे लिख देंगे जोड़ने पर। तो क्या होगा?
प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, और एक्स क्या हो जाएगा 2x बराबर 8 और 2 आपका 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 बट्टे ये 2, ये कट जाएगा आपका आ जाएगा 5, यानी x इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 5। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। जब x का मान 5 आ गया ना, तो अब x का मान किसी एक समीकरण में आप स्वतंत्र हैं, पहले समीकरण में रखिए या दूसरे समीकरण में, किसी एक समीकरण में x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे पहले में ही रखते हैं x का मान समीकरण एक में रखने, समीकरण एक क्या है यही ना है x प्लस वाई बराबर 8, तो x प्लस वाई बराबर आपका 8। चलिए अब इसमें हम x का मान 5 है तो 5 भर देंगे, प्लस y इक्वल टू आपका 8, तो y इक्वल टू आपका 8, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 5, तो y इक्वल टू आपका 8 में से जाएगा 5 तो यहाँ पे 3, तो y का मान आपका कितना आ चुका आपका 3, और यही क्या हो जाएंगे यही संख्याएं हैं। तो पहली संख्या x माने थे तो पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या आपका 3, तो लिख देंगे यहाँ पे आंसर में अतः पहली संख्या बराबर 5 और दूसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, और क्या हो जाएगा फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग इसको हल करेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें x और y का मान क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा। चलिए इसको भी हल करते हैं। ये भी आपका दो चरों में रैखिक समीकरण वाले प्रश्न चैप्टर से दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर आपका 18, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण पहला। और यहां दिया गया है कि x माइनस 2y बराबर आपका 2, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर दूसरा। ठीक है, यानी कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 ये मान लेंगे। अब देखिएगा यहां भी वही काम है कि आप लोग जो विधि आपको मन करेगा उस विधि से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग इस विधि में हम लोग करते हैं विलोपन विधि से। लेकिन बात ये रही कि विलोपन विधि से हल करने से पहले हमको किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होगा। देखिएगा यहाँ y का गुणांक 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो बराबर नहीं है। यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ क्या है 1 है, बराबर नहीं है। तो अगर क्या करेंगे कि समीकरण अगर हम 2 में 2 से गुणा कर दे, जब 2 से गुणा करेंगे ना तो ये आपका देखिएगा यहाँ 2 आ जाएगा, जब 2 आएगा तो ये दोनों गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 2 से हम लोग इसमें गुणा कर सकते हैं। चलिए करते हैं, तो 2x माइनस 2 दूना आपका 4y और बराबर 2 दूना आपका 4, ये आपका समीकरण नंबर 2 ही है। अब देखिए क्या करना है, ये समीकरण 2 हो गया और समीकरण 1 को भी लिख देते हैं, तो 2x प्लस 3y बराबर आपका 18। अब देखिएगा इस समीकरण 1 है, अब क्या हो गया, अब x का गुणांक इसमें बराबर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे अब विलोपन विधि लगा सकते हैं। और विलोपन विधि में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो कोई एक यहाँ प्लस, दोनों प्लस में तो कोई एक तो हो जाएगा, माइनस में तो कट जाएगा, लिखेंगे घटाने पर, तो जो प्लस है उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 8 में से घटेगा आपका यहाँ पे 4, तो माइनस का आपका 14 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आपका 14/7, ये कट जाएगा दो बार में, तो y इक्वल टू आपका 2, y इक्वल टू आपका
2 हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान 2 निकल गया है ना, तो हम लोग x का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में रख करके। तो चलिए हम एक ही में रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या है समीकरण 1 आपका 2x प्लस 3y बराबर 18 है। तो 2 इंटू 2x रहेगा यहाँ पे प्लस 3 इंटू वाई का मान 2 निकला है, 2 भर देंगे और बराबर आपका 18। तो 2x प्लस 3 दूना 6 बराबर आपका 18। तो 2x बराबर 18, इसको भेजेंगे तो प्लस जाके माइनस, तो 2x इक्वल टू यहाँ पे 12, तो x इक्वल टू ये 12 और ये जाएगा तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, कट जाएगा यानी कि 6 आएगा। तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना आ गया 6, तो आपका x का मान यहाँ से 6 निकला। तो y का मान कितना आ गया 2 और x का मान 6, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अब देखिए एक और बात इस क्वेश्चन से हमको समझ में आएगा कि अगर पेपर में ये बोल दे कि हमको इस विधि से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। अगर पेपर में बोल दे कि आप विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आपको विलोपन विधि से ही हल करना होगा। अगर पेपर में बोल दे कि आप लोगों को बज्र गुणन विधि से हल करना है, तो आप लोगों को बज्र गुणन विधि से ही हल करना होगा, नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रहे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो आप जो मर्जी वह विधि लगा सकते हैं। तो यहाँ बोला है क्या प्रतिस्थापन विधि। चलिए हल करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हल। जो दिया गया ये x माइनस वाई बराबर आपका 2। ठीक है, ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण दिया गया है। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, यहाँ x माइनस वाई बराबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि का ये नियम है कि पहले किसी एक चर का मान दूसरे चरों के पद में ज्ञात कर लीजिए। तो अगर हम x का मान निकाले यहाँ से तो क्या आएगा 2 और ये माइनस जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए x का मान दूसरे चर के पद में निकल गया, इसको मानेंगे समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, अब बस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, आपका है 4x प्लस 7y इक्वल टू आपका 30 है। मान भरिए, चलिए 4 इंटू एक्स का मान यहां आया है तो क्या है 2 प्लस वाई और प्लस 7y इक्वल टू आपका ये 30 है। अब मान भरेंगे, देखिए गुणा कर दीजिए, 4 दूना आपका 8 प्लस 4y और प्लस आपका 7y बराबर आपका 30। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, ये 7 4 आपका 11y हो जाएगा और इस 8 को भेज देंगे तो 30 माइनस 8, तो 11y इक्वल टू 30 में से जाएगा 8 तो 22, तो y इक्वल टू आपका 22। और देखिए ये है गुणा में आएगा तो भाग ये कट जाएगा, तो y इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान आपका 2 निकल चुका है। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो यहाँ देखिए समीकरण नंबर 3 ये है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 2 प्लस वाई, तो x बराबर 2 अब प्लस y का मान 2,
तो x बराबर आपका 4। यहां से x का मान निकल गया और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर 2 और आप x बराबर 4 और y बराबर आपका 2, यही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आयत बना देते हैं। थोड़ा सा आयताकार बाग की तरह होता है तो एक आयत हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा एक आयत बना देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये आयत की लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई, ठीक है। और ये होती है चौड़ाई। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। बोला है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, यहां लिखेंगे हॉल। सबसे पहले यहाँ पे हॉल लिखेंगे और जो दिया गया उसको मानेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ बोला है कि बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की बीमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई का मान पूछ रहा है, तो यहाँ मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना बाग की लंबाई, सबसे पहले लंबाई मानेंगे। बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई x मीटर तथा जब लंबाई हम x मीटर मान लेंगे तो यहाँ बोला गया जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिएगा अगर हम लंबाई को x मान लेंगे तो चौड़ाई क्या होगा, आपका चौड़ाई क्या होगा, y मान लेंगे यहाँ पे। तो माना यहाँ तथा बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई y मीटर है। ये मान लेंगे कि माना बाग की लंबाई x मीटर तथा बाग की चौड़ाई y मीटर है। इतना कर लेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले बोला है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग का अर्ध परिमाप यानी कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का मान दिया गया हमको कितना, 36 मीटर। तो परिमाप पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आयत का परिमाप क्या होता है तो उसको जानेंगे। तो आपका आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है। लेकिन अर्ध परिमाप बोला है तो 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या आएगा आपका, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 मीटर। अब देखिए लंबाई हम माने हैं x अब प्लस चौड़ाई माने हैं y बराबर आपका 36। समीकरण 1 मान लेंगे। यहां से आगे बोला है कि देखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम लंबाई x माने हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम कर दें y में 4 जोड़ दें, क्योंकि y चौड़ाई है और इससे कितना है 4 कम है, अगर इसमें 4 जोड़ दें तो ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। तो x बराबर y प्लस 4। अब देखिए क्या करेंगे, इस y को लेके आएंगे इधर। तो जब लेके आएंगे तो क्या होगा, x माइनस y अब बराबर हो जाएगा 4। समीकरण ये दूसरा ही है। अब देखिए इसको और इसको हल करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा।
तो इस समीकरण को यहां लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर आपका 36, समीकरण 1। अब विलोपन ही विधि से हम लोग इसको हल कर देंगे। जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, प्लस कर देंगे। प्लस करने पर तो माइनस वाई से प्लस वाई और एक्स एक्स आपका यहाँ लिख गए 2x और बराबर 36 और 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 40। तो क्या निकल जाएगा देखिए, तो x इक्वल टू 40 बट्टे आपका 2 कट जाएगा तो 20। x का मान कितना आ गया 20। अब x का मान 20 आ गया तो x का मान समीकरण नंबर किसमें भर देंगे, दूसरे में भर दीजिए, यही ना है। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान 20 आया है, माइनस वाई बराबर 4। अब क्या होगा, माइनस वाई बराबर 4 ये जाएगा तो माइनस का 20 हट जाएगा कि, तो माइनस वाई बराबर 20 में जाएगा 4 तो माइनस का 16, वाई से वाई कैंसिल यानी कि वाई इक्वल टू आपका 16। तो यहाँ से आपका वाई का मान, तो वाई क्या माने हम लोग, यहाँ पे हम लोग चौड़ाई माने हैं और यहाँ पे x का माने हैं लंबाई। तो लंबाई आपका 20 मीटर आएगा और चौड़ाई आपका 16 मीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा, यहां लिखेंगे यहाँ हल, और जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है माने कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। मान लेंगे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब प्रथम शर्त में बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रथम शर्त में क्या होगा, प्रथम शर्त में होगा आपका ये कि x माइनस वाई बराबर आपका 26, ये हो जाएगा। और दूसरा बोला है यहाँ पे कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो द्वितीय शर्त में आपका हो जाएगा, द्वितीय शर्त कि x बराबर 3y, इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। अब देखिएगा, अगर x के मान इसमें भर दें, यानी x का मान 3y इसमें भर दें, तो यहां से हमको क्या y का मान निकल जाएगा। चलिए करते हैं, लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, तो x का मान 3y, ठीक है, और माइनस वाई पहले से है, बराबर हो जाएगा 26। और देखिए 3y में से y जाएगा तो 2y बराबर 26, तो y इक्वल टू आपका 26 और ये गुणा में आएगा तो भाग हो जाएगा 2, तो कट जाएगा, तो y इक्वल टू आपका यहाँ पे 13, तो y का मान 13 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में भरेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे आपका समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो x बराबर 3
और इंटू y का मान 13, तो x इक्वल टू 13 तिया आपका 39। यहाँ से x का मान आपका 39, यानी कि पहली संख्या लिखेंगे यहाँ पे अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर आपका 13। यही क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग इस प्रश्न को तैयार करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन नहीं बता पाया हूं क्योंकि टाइम अधिक हो जा रहा है, इसलिए अगले वीडियो में जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।